जय हिंद। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि सिद्ध करें कि रूट 5 जो है एक अप्रिमेय संख्या कैसे है। इस वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा। बस आप वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यदि आप क्लास 10 के विद्यार्थी हैं तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में करीब करीब 5 नंबर में सवाल पूछा जाता है। हो सकता है कि इस बार भी पूछे। आप बस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। देखिए, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि सिद्ध करें कि रूट 5 जो है एक अप्रिमेय संख्या कैसे है। इसको हम लोग सिद्ध करेंगे आसानी तरीके से। बस आप लोगों को वीडियो से शुरू से अंत तक बने रहना है। देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। सबसे पहले यहाँ पे हम सॉल्व लिखेंगे, उसके बाद इसको सिद्ध करना चालू करेंगे। सबसे पहले इसको हम लोगों को अपोजिट मानना होगा। अपोजिट का मतलब होता है उल्टा मानना होगा इसको, कि ये कहा है कि रूट 5 जो है एक अप्रिमेय संख्या है, लेकिन हमको सिद्ध करना है कि भाई अप्रिमेय संख्या सिद्ध ही करना है, लेकिन हमको मानना पड़ेगा कि ये एक परिमेय संख्या है। हम लोगों को उल्टा मानना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए, अब हम यहाँ पे मानेंगे, माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। इतना हम लोग करेंगे। सबसे पहले कि इसको उल्टा मानेंगे। ये अप्रिमेय कहा है, हम लोगों को परिमेय मानना पड़ेगा। कि ये मानेंगे कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, उसके बाद से हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखिए, अब यहाँ पे क्या करना होगा कि रूट 5 जब परिमेय संख्या होगा तो इसको हम इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि रूट 5 जो है इतना रहने के बाद से ये p बाई क्यू के बराबर होगा। p बाई क्यू के क्या होगा? बराबर होगा। p बाई क्यू के इसलिए बराबर होगा क्योंकि परिमेय संख्या का कंडीशन यह कहता है कि जो भी संख्या यदि परिमेय संख्या होता है तो वो p बाई क्यू उसको बटे के रूप में लिखा जा सकता है। यानी वह संख्या जिसको बटे के रूप में अर्थात p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके उसको हम परिमेय कहते हैं। तो इसीलिए कंडीशन यह कहता है कि भाई रूट 5 जो यदि परिमेय संख्या हम माने हैं तो इसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ये गारंटी के साथ है, क्योंकि डिफिनेशन में इसका यही कहा जाता है। चलिए, आपको कुछ चीजें लिखनी होंगी। इसको क्या लिखना होगा, थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे लिखना होगा आपको, यहाँ p क्यू एक पूर्णांक है। p क्यू एक पूर्णांक है और p क्यू सहअभाज्य भी है। सहअभाज्य भी है तथा q नॉट इक्वल टू जीरो। अर्थात q का मान जो होगा वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। इतना हम लोगों को लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखना ये पड़ेगा कि p और q पूर्णांक है, और उसके बाद से ये लिखना पड़ेगा कि जो p है और q है वो सहअभाज्य भी है। सहअभाज्य का मतलब क्या होता है हम समझा देंगे, बस आप देखते रहिएगा यहाँ से। और लिखना है लास्ट में कि q नॉट इक्वल टू जीरो। q नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब ये हो जाता है कि भाई कभी भी q का मान 0 नहीं होगा। यदि आप परिमेय संख्या की परिभाषा पढ़े हैं, याद किए हैं, तो आपको शायद मालूम होगा यहाँ पे। चलिए, अब सहअभाज्य जो आ जाता है, सवाल यहाँ पे ये उठता है कि सहअभाज्य का मतलब क्या होता है। सहअभाज्य का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा देखिएगा। सहअभाज्य का मतलब ऐसा होता है कि वो संख्या का जोड़ा जिसका एचसीएफ हमेशा एक रहे, क्या रहे? एक रहे, उसी को हम सहअभाज्य बोल सकते हैं। यानी वह संख्याओं का जोड़ा, दो संख्याओं का एक ऐसा जोड़ा जिसका एचसीएफ हमेशा एक रहता है, उसी को हम सहअभाज्य बोल सकते हैं। अब एचसीएफ एक रहने का मतलब क्या होता है कि इन दोनों संख्याओं में जो है कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे कह दे 2 और 3 का एचसीएफ क्या होगा, 2 और 3 का एचसीएफ क्या होगा, तो यह 2 और 3 का एचसीएफ 1 हो जाएगा। अब देखिए, इन दोनों संख्याओं में कोई ऐसी संख्या है जो कॉमन दिखाई दे रही है? तो नहीं। एक तो सभी में कॉमन रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब दो संख्याओं का एक ऐसा जोड़ा जिसमें कोई भी चीजें कॉमन न हो, उसको हम सहअभाज्य कह सकते हैं। उसको सहअभाज्य बोला जा सकता है जिसके एचसीएफ 1 हो और उसमें कुछ भी चीज कॉमन न हो, उसी को सहअभाज्य बोला जाता है। तो p और q को हम ऐसे मान के चले हैं कि इसमें कोई भी ऐसी संख्या है जो कॉमन न है, इसका एचसीएफ 1 है। इतना हम लोगों को ध्यान में रखना होगा, तब जाके चीजें समझ में आएगी। सहअभाज्य का मतलब होता है कि दो संख्याओं का एक ऐसा जोड़ा जिसकी एचसीएफ 1 हो और उन दोनों में कोई संख्या जो हो कॉमन ना हो। ऐसे अनेकों एग्जांपल आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख ले 5 और 7 का, इसका भी एचसीएफ यदि निकालिएगा तो 1 ही निकलेगा। ठीक है, उसके बाद से एचसीएफ यदि आप ऐसे ही देख के चलिए, यहाँ पे 3 और मान के चलिए कुछ और संख्या ले ले, यहाँ पे क्या ले ले, 7 ले ले, तो इसका भी एचसीएफ 1 निकलेगा।
तो आप इसको भी सहअभाज्य बोल सकते हैं, यानी दो संख्याओं का एक ऐसा जोड़ा है जिसका एचसीएफ एक है। एक होने का मतलब यही होता है कि इन दोनों में कोई ऐसी संख्याएं हैं जो कॉमन नहीं है, इसी को बोला जाता है सहअभाज्य। चलिए, सहअभाज्य का मतलब उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आप नोट करना चाहते हैं तो मैं फिर से बता दे रहा हूं कि सहअभाज्य का मतलब वो होता है कि दो संख्याओं का एक ऐसा जोड़ा जिनमें से कोई भी चीजें कॉमन ना हो, कोई भी संख्या कॉमन ना हो, जिसका एचसीएफ एक होता है। ठीक है, ये आप नोट बना के लिख सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा हट जा रहे हैं ताकि आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इसको नोट करके। चलिए अब आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं इसको मिटा के। इतना करने के बाद से हम लोगों को करना क्या होगा, लिखना होगा दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ यदि वर्ग करेंगे हम लोग तो देखिए क्या मिलता है। यहाँ पे यदि हम वर्ग करते हैं तो यहाँ पे इसका वर्ग हो जाएगा, पी बाई क्यू का वर्ग करते हैं तो इसका वर्ग हो जाएगा। दोनों तरफ वर्ग करने का मतलब ये हो जाता है कि बराबर के इस साइड भी और बराबर के इस साइड भी दोनों तरफ क्या किया जा सकता है, वर्ग किया जा सकता है। देखिए बराबर की ये राइट हैंड साइड में था तो इसको भी हम वर्ग कर दिए, वर्ग का मतलब स्क्वायर कर दिए हैं। और ये बराबर के इस साइड में था तो इसको तरफ ही वर्ग कर दिए हैं। वर्क करने से देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे, आगे क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए इसको यदि हम काटेंगे तो रूट और स्क्वायर एक दूसरे का दुश्मन होता है तो ये कट ही जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ पे बचेगा पी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा क्यू स्क्वायर। यदि स्क्वायर दोनों को दे तो यहाँ पे हो जाएगा, नहीं तो आप वैसे भी लिख सकते हो। इतना करने के बाद से ये बटा में है तो बराबर के उस साइड में जाएगा तो ये गुना में जाएगा, तो 5 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा केवल पी स्क्वायर। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई हो तो बढ़िया है, नहीं समझ में आई हो तो मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। इसको दोनों तरफ वर्क करने के बाद से आपको करना क्या होगा, इसको कटाना होगा कि भाई ये रूट और स्क्वायर एक दूसरे का दुश्मन होता है, यहाँ से कट जाएगा। कटने के बाद से क्या होगा, इधर देखिए 5 बच जाएगा, बराबर है तो बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा पी का स्क्वायर है तो पी का स्क्वायर, यहाँ पे क्यू का स्क्वायर है तो क्यू का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर होल स्क्वायर में था। अब होल स्क्वायर से जब हटेगा तो ये दोनों को बारी बारी से मिल जाएगा, तो पी का अपना स्क्वायर मिल गया, क्यू का अपना स्क्वायर मिल गया। इतना करने के बाद से हमको करना ये होगा कि यदि ये क्यू जो है ये बटा में है तो क्यू को हम बराबर के उस साइड में भेजें तो ये गुना में चला जाता है, तो गुना में जाएगा तो देखिए 5 और क्यू स्क्वायर जो एक दूसरे के साथ गुना में है, यहाँ पे देखिएगा, और पी जो है अकेला बच गया है। अब देखना ये होगा हम लोगों को, यदि ये 5 को हम इस साइड भेजे तो ये 5 यहाँ पे बटा में जाएगा। जैसे कि एक स्टेप हम आगे बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे क्यू स्क्वायर कर दे रहे हैं, यहाँ पे बराबर है तो बराबर, यहाँ पे पी स्क्वायर, यहाँ पे बटा में 5 आ जाएगा। यदि हम एक स्टेप और आगे बढ़े तो समझने वाले बच्चे यही तो समझ जाते हैं, आप लोग भी यदि समझ रहे हैं तो बेहतर है, नहीं समझ रहे तो हम समझा रहे हैं। ठीक है, अब इतना करने के बाद से हमको करना क्या होगा कि यदि हम देखेंगे ये 5 जो है पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है और यही 5 पी को भी विभाजित करेगा। ये क्यों करेगा, इसको परिमेय होता है, एक थ्योरम होता है जो आपके एक्सरसाइज 1.3 पढ़ने से पहले दिया गया है। आप पढ़े तो बढ़िया है, नहीं पढ़े तो इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। देखिए इसके लिए हम इसको मानेंगे इक्वेशन 1 अर्थात समीकरण 1 मानेंगे। समीकरण 1 से हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमें क्या मिलता है कि 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 पी स्क्वायर का एक गुणनखंड है, पी स्क्वायर का एक गुणनखंड है तथा 5 जो है यही 5 पी को भी विभाजित करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये परिमेय से अर्थात थ्योरम से ये बातें लिखी जा रही हैं, सारी की सारी चीजें करेगा। इसलिए 5 पी का एक गुणनखंड है। यह हमें समीकरण 1 से मिला है।
देखिए समीकरण 1 से मिला है तो इतनी बातों को हम ऐसे नहीं लिख रही है कि याद करके आए हैं इसको, हम बस इसको समझ के लिख रहे हैं। यदि आप बातों को समझते हैं, चीजों को समझते हैं तो आप ऑटोमेटिक लिख सकते हैं, नहीं तो रट्टा मारने वाले काम कीजिएगा तो बिसरिएगा, रट्टा मारते रहिएगा, बिसरिएगा, रट्टा मारते रहिएगा, बिसरिएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझिएगा। यदि यहाँ से देखा जाए तो ये जो 5 है ये पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, बाटा है कि नहीं है इसके बीच में। अब बाटा होने का मतलब ही होता है कि इसको भाग देगा भाई, और जब भाग देगा ये 5 तो पी स्क्वायर को विभाजित करेगा। अब विभाजित करेगा तब 5 जो है पी स्क्वायर का एक गुणनखंड हो जाएगा। और गुणनखंड होने के बाद से जब इसको स्क्वायर हटा दिया जाए तो ये जो 5 है वो पी को भी विभाजित करेगा, और यही 5 जो है पी स्क्वायर को भी विभाजित करेगा, अर्थात ये दोनों का एक गुणनखंड हो जाता है। ठीक है, ये परिमेय कहता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तो वही बातों को लिखा गया है कि जो 5 है वो पी स्क्वायर को विभाजित करता है, अर्थात पी स्क्वायर का एक गुणनखंड है। उसके बाद से आपको दूसरा में लिखना है परिमेय से जो 5 है पी स्क्वायर को भी विभाजित करेगा, इसीलिए जो 5 है पी स्क्वायर का पी का भी एक गुणनखंड है। यह हमको इक्वेशन समीकरण 1 से लिखना है इन सारी बातों को। यदि आप नहीं लिख सकते हैं तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को देखिएगा, तो हो सकता है कि आपके लिए चीजें समझना थोड़ा सा आसान हो जाए। चलिए अब इसको हम इतना लिख दे रहे हैं, आप लोग क्या करना है, आप लोग उसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना है, ताकि हम इसको मिटाने जा रहे हैं, हमारे पास स्पेस की कमी है बहुत ज्यादा। चलिए इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, हम बस हट गए हैं। आप लोगों को क्या करना है, नोट बना के लिख लेना है ताकि चीजें सही क्लियर रूप से समझ में आए। चलिए उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का स्क्रीनशॉट हो गया होगा या नोट बना लिए होंगे। चलिए अब मैं फिर से वापस आ रहा हूं, इसको खत्म करने मिटाने के लिए आ रहे हैं। चलिए इतना करने से बाद से हम क्या करेंगे, इन सारी चीजों को हम मिटा दे रहे हैं। मिटाने के बाद से हम क्या लिखेंगे, थोड़ा सा देखिएगा। इसको भी मिटा दें। मिटाने के बाद से हम क्या लिखेंगे, सब मिटा लेंगे, सॉल्व तो रहना चाहिए ना। मिटाने के बाद से हमें करना क्या होगा, थोड़ा सा ये देखिएगा। यहाँ पे हमको मानना पड़ेगा कि पुनः उतना करने के बाद से आपको लिखना है पुनः p बराबर 5c मानना है, माना पुनः p बराबर 5c मानना है। अब p बराबर 5c क्यों माने हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि हम 5c इसलिए माने हैं ताकि हमको सीधे ये करना है कि √5 एक अप्रिमेय संख्या है, अर्थात यहाँ पे 5 रहेगा तो 5 मानेंगे, यहाँ पे 3 रहेगा तो 3 मानेंगे, यहाँ पे 7 रहेगा तो 7 मानेंगे, यहाँ पे 11 रहेगा तो 11 मानेंगे। इतना आपको कॉन्सेप्ट में ध्यान रखना है कि जो √5 है भाई उसी को हम यहाँ पे इसलिए हम 5c माने हैं। यदि यहाँ पे 7 रहता तो 7 मानते, 3 रहता तो 3 रहते, 2 रहता तो 2 मानते। तो इसी के अकॉर्डिंग हम माने हैं कि p बराबर 5c। अब यहाँ पे फिर वही काम करेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ पे p का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 5c का स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग करने का मतलब, दोनों तरफ वर्ग करने का मतलब भैया हम सारी चीजें आपको बता दिए हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने का मतलब ही होता है कि बराबर के उस साइड भी स्क्वायर कीजिए, बराबर के इस साइड भी स्क्वायर कीजिए। चलिए इतना करने के बाद इसको p स्क्वायर रखेंगे, इसको ये 5×25 हो जाएगा, ये c स्क्वायर है तो c स्क्वायर। अब देखिए हम इक्वेशन 1 में माने थे क्या, इक्वेशन 1 में हमको मिला था कि p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, यही ना मिला था। यदि हम थोड़ा सा एक स्टेप इसको आगे बढ़ाए थे तो आपको इक्वेशन वहीं तक 1 मान लेना है। अब देखिए हम p स्क्वायर की जगह पर 5q स्क्वायर लिख सकते हैं, 5q स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे 25c स्क्वायर है तो c स्क्वायर। ये कहाँ से लिखे हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 1 से हम क्या माने थे, समीकरण 1 से हमको मिला था कि p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। हम इसको थोड़ा सा आगे इसलिए बढ़ाए थे ताकि आप चीजों को समझ जाइएगा। बस आपको करना ये होगा कि बस यहीं पे आपको समीकरण 1 मान लेना है। समीकरण 1 से हमको मिला था p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर मिला था। तो देखिए यहाँ पे p स्क्वायर है तो p स्क्वायर की जगह पर हम 5q स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों मान बराबर है। तो यहाँ पे करने के बाद हम लिख दिए हैं, और वहां पे रीजन भी लिख दिए कि ये बातें हम कहाँ से लिखे हैं, p स्क्वायर की जगह पर 5q स्क्वायर। तो समीकरण 1 से आप जाके देख सकते हैं, वहां पे हमने पहले ऑलरेडी मान चुका है। चलिए यहाँ से 5 से 5 कटेगा तो यहाँ पे 5 बचेगा, ये q स्क्वायर है तो q स्क्वायर, इसको हम 5c स्क्वायर मान सकते हैं। यदि देखें तो ये 5 आएगा, फिर से वही बातें आ रही है, यहाँ पे बटन आएगा तो q को स्क्वायर को विभाजित करेगा, q को विभाजित करेगा, गुणनखंड होगा दोनों का, वही बातें लिखी जाएंगी।
तो आप इसको इक्वेशन 2 यहीं पे मान सकते हैं। चलिए समीकरण 2 से हम लिखेंगे फिर वही बातों को। समीकरण 2 से समीकरण 2 से समीकरण 2 से हम लिखेंगे जो 5 है वो क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड होगा तथा यही 5 क्यू को भी विभाजित करेगा ये कहां से करेगा भाई? परिमेय से। इसलिए 5 क्यू का भी एक गुणनखंड है। इतनी बातों को लिखना है। जैसे कि समीकरण 1 में हमने लिखा था, ये था कि भाई देखिए जैसे वहां पे पी स्क्वायर को लिखा गया था, यहाँ पे क्यू स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे। क्यू स्क्वायर में यहाँ पे लिखना क्या है कि जो 5 है वो क्यू स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, काटेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ पे गुना में इधर आएगा तो बटा में आएगा ना, तो इसीलिए 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा। अब 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो इसका एक गुणनखंड होगा। अब फिर वही करेगा कि 5 जो है वो क्यू को भी विभाजित करेगा, स्क्वायर हटा देने पर क्यू को भी विभाजित करेगा, और क्यू को विभाजित करेगा तो उसका भी एक गुणनखंड होगा। वही बातों को लिखा गया है, सिंपल। यदि आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं तो सारी चीजों को आप लिख सकते हैं अपने मन से, रट्टा मारने की कोई आवश्यकता है नहीं। चलिए अब देख लेते हैं। इतनी बातें लिखने के बाद से आपको क्या करना है कि फिर से एक स्क्रीनशॉट या अपने कॉपी में नोट कर लेना है। जहां भी आप देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो वहां पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम हट जा रहे हैं, उसके बाद से हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद से उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट लेने की प्रयास कर रहे होंगे और आप लोगों का स्क्रीनशॉट जो है पूरा हो गया होगा। चलिए इसको हम क्या कर रहे हैं, मिटा दे रहे हैं फिर से। ये समीकरण 2 की बातें हैं जो यहाँ पे लिखा गया है। पहले आपको समीकरण 1 बनाना है, समीकरण 2 बनाना है, उसके बाद से समीकरण 2 में जितनी भी सारी चीजें है उसको लिख देना है। चलिए इसको क्या कर दे रहे हैं, हम मिटा दे रहे हैं। अब क्या करेंगे, लास्ट ही है बस, उसके बाद से सिद्ध हो जाएगा। लास्ट है मतलब सिद्ध हो जाएगा। अब हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ये दोनों बातों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 से हमें क्या मिला और समीकरण 2 से हमें क्या मिला। उन सारी चीजों को इकट्ठा करके लिखेंगे, तब जाके हमारा सिद्ध होगा। अंतिम स्टेप है, बस आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। चलिए समीकरण 1 से हमें क्या मिला था कि भाई 5 जो है पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा था, पी को विभाजित कर रहा था। ठीक है, अब देखते हैं वही बातों को लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 5 पी और क्यू दोनों को विभाजित करता है, इसलिए पी और क्यू सहअभाज्य नहीं है। सहअभाज्य नहीं है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि क्यों सहअभाज्य नहीं है। क्योंकि हम सहअभाज्य का मतलब बताए थे कि दो संख्याओं का एक ऐसा जोड़ा जिसमें कोई भी चीजें कॉमन नहीं हो, जिसका एचसीएफ केवल एक निकलता हो, उसको हम सहअभाज्य बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये दो संख्याओं का एक जोड़ा तो है, लेकिन इन दोनों संख्याओं में एक संख्या हमेशा कॉमन निकल रहा है, वो संख्या 5 है। इसीलिए यह सहअभाज्य नहीं होगा, कभी भी नहीं हो सकता ये सहअभाज्य। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि इसकी बातों को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। क्योंकि देखिए P और Q में एक ऐसा संख्या कॉमन निकल के आ रहा है जो दोनों संख्याओं को काट रहा है, और वो संख्या 5 है। जब दोनों संख्याओं को 5 डिवाइड कर रहा है तो ये सहअभाज्य हो ही नहीं सकता।
क्योंकि सहभाज्य का मतलब होता है कि उसका HCF 1 निकलना चाहिए। यहाँ पे भाई तो 5 निकल रहा है, तो ये सहभाज्य है ही नहीं। तो इसीलिए यहीं से हमारी सारी चीजें गलत हो जाती है, कल्पना गलत हो जाती है, यहीं से हमारी सारी चीजें उल्टा हो जाती है, तब जाकर हमको अपरिमेय सिद्ध करना होता है। चलिए, इतना करने के बाद से उम्मीद करता हूँ कि सहभाज्य का मतलब समझ रहे हैं। बस यही 5 आके गड़बड़ कर देता है कि 5 इसको भी काट देता है और 5 इसको भी काट देता है। ठीक है, बस यही समझना है। और वहां पे ये कहा गया है कि एक ही कॉमन निकलना चाहिए, यहाँ पे तो 5 निकल गया, तो ये चीजें गलत हो जा रही, सहभाज्य नहीं है। अतः अतः हमारी हमारी कल्पना कल्पना गलत गलत थी कि हमारी कल्पना गलत थी कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जो कि विरोधाभास है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही आप लोगों का सिद्ध हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड का मतलब होता है, इसको हिंदी संस्कृत में बोला जाता है इति सिद्धम, हिंदी में बोला जाता है इस प्रकार सिद्ध हुआ, इंग्लिश में बोला जाता है हेंस प्रूव। ये सारी चीजें हमें सिद्ध हो गई कि √5 एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। फिर से इन सारी चीजों को मैं बता देना चाहता हूँ कि समीकरण 1 में हमें जो मिला है उसको मान लेना है, जो भी चीजें है उसको लिखना है। समीकरण 2 में जो भी चीजें है उसको सारांश लिख देना है। इस समीकरण 1 में हम देखे कि 5 जो है p² को विभाजित कर रहा था। समीकरण 2 में देखे कि 5 जो है q² को माने q को विभाजित कर रहा था। ठीक है, तो भाई जब दोनों को विभाजित कर ही रहा है 5, तो दोनों संख्याओं में ये 5 कॉमन आ गया ना, गुणनखंड है तभी तो विभाजित कर रहा है, तो ये सहभाज्य हुए ही नहीं। और जब सहभाज्य होंगे नहीं तो ये परिमेय संख्या होगा ही नहीं। जब परिमेय संख्या नहीं होगा तो जाहिर सी बात है अपरिमेय संख्या होगा। अब हम कह रहे हैं कि दो ही चीजें हैं, दो चीजों में से कोई एक होना चाहिए। अब मान के चलो कह दिए कि एक है, मान के चलिए एक बॉक्स है, यहाँ पे रख दिए ब्लैक और एक व्हाइट, तो हम कहे कि चलो बाबू इसमें से कोई एक निकाल दो, तो आप निकाल दिए ब्लैक का, निकाल दीजिए। तो हम पूछेंगे आप बताइए कि इसमें से कौन सी ऐसी कलर बची है, तो आप कहिएगा कि यह जाहिर सी बात है कि इसमें व्हाइट बचा होगा, क्योंकि दो ही था ना भाई, एक ब्लैक था तो ब्लैक हमने निकाल दिया, जाहिर सी बात है कि व्हाइट ही बचा है। ठीक है, तो यही बातों को ध्यान में रखना है कि जब परिमेय है ही नहीं तो अपरिमेय हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस वीडियो का और भी लोग लाभ उठा सके। जो इसकी आवश्यकता है उनके पास आप शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।